So good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So let's start today's current affairs of 4 December 2023. See the first news. बीजेपी स्वीप्स हिंदी हार्टलैंड, कांग्रेस सर्जेस इन तेलंगाना। इंडिया में रिसेंटली 5 स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से 3 स्टेट है जहां पर बीजेपी जो वो यहाँ पर विन किया है। 3 स्टेट के अंदर बीजेपी विन किया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, नाउ बीजेपी इज गोइंग टू रिप्लेस कांग्रेस। राजस्थान की बात करें तो पहले यहाँ पर कांग्रेस का गवर्नमेंट था, नाउ बीजेपी इज गोइंग टू रिप्लेस कांग्रेस। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले भी बीजेपी का गवर्नमेंट था, तो अभी भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट रहेगा यहाँ पर। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के अंदर लोकल पार्टी जो बीआरएस था वो यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ उनमें कांग्रेस जो है वो यहाँ पर विन किया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस अभी बीआरएस पार्टी को रिप्लेस करने जा रहा है। तो अगर हम इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उस स्टेट्स की बात करें तो टोटल 12 ऐसे स्टेट है जहाँ पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी पार्टी के, और 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज। आप ये न्यूज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस रिपोर्ट के ऊपर इस बार जरूर पूछने वाला है। रिपोर्ट है कि क्राइम अगेंस्ट वोमेन, चिल्ड्रेन, एसटी एससी एंड साइबर क्राइम्स इंक्रीज्ड इन 2022 क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। पहले हम देखते हैं कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है। दिस क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इज गोइंग टू पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी एंड एनसीआरबी स्टैंड्स फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो यहाँ पर एनसीआरबी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर क्या बोला, देखिए कि क्राइम अगेंस्ट वोमेन, एससी एसटी, चिल्ड्रेन, साइबर क्राइम्स एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट सॉ एन इंक्रीज इन 2022 as compared with 2021 according to the annual crime in India report 2022 published by NCRB। NCRB यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्राइम अगेंस्ट वोमेन हो जाए, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो जाए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन हो जाए, क्राइम अगेंस्ट साइबर क्राइम्स हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, जितने भी सारे क्राइम्स यहाँ पर है उन सारे क्राइम 2021 के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 2022 में जितने भी सारे क्राइम्स हैं उन सारे क्राइम्स का यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज किया है। तो पहले हम देखते हैं कि कितना यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज किया है। अगर हम एक्सीडेंटल की बात करें तो इन 2021 इंडिया के अंदर टोटल 3,97,530 डेथ जो हुआ था वो एक्सीडेंट के कारण हुआ था, बट इन 2022 इट इंक्रीजेस टू 4,30,504 केसेस। देन अगर हम यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वोमेन की बात करें तो इन 2021 इट वाज 4,28,278, but in 2022 it increases to 4% and reaches to 4,45,256। Then next report, अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, देन इन 2021 इट वाज 50,900 केसेस। अगर हम 2022 को बात करें तो इट इंक्रीजेस टू 13.1% एंड रीचेस टू 57,582 केसेस। अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इन 2021 देयर आर टोटल 8,802 केसेस वर रजिस्टर्ड, बट इन 2022 इट इंक्रीजेस टू 14.3% एंड रीचेस टू 10,064 सच केसेस। नेक्स्ट अगर हम करप्शन की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो एसीबी जो है वो यहाँ पर अपना पब्लिश किया है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के तहत इन 2021 में इंडिया के अंदर टोटल करप्शन के ऊपर 3,745 केस जो है वो यहाँ पर रजिस्टर हुए थे, बट इन 2022 इट इंक्रीजेस टू 4,139 केसेस। देन अगर हम साइबर क्राइम्स की बात करें तो इन 2021 टोटल 52,974 केसेस वे रजिस्टर्ड, बट इन 2022 इट इंक्रीजेस टू 24.4% एंड रीचेस टू 65,893 केसेस। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, आपको क्राइम रिपोर्ट में 2 चीज़ याद रखना है। 2021 में टोटल नंबर क्या था और 2022 में इसका नंबर क्या है और टोटल कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। आपको बस इतना ही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। Then the next news, after meeting Modi in Dubai, Maldives President Moizu claims India has agreed to withdraw troops from island nation। अब देखिए इसका न्यूज क्या है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू जो है जब वो प्रेसिडेंट बन के आए थे तो उनका जो इलेक्शन का कैंपेन था उस इलेक्शन के कैंपेन में वो एक नारा दिए थे, वो था आपका इंडिया आउट। दैट मीन्स इंडियन नेवी ने मालदीव के अंदर टोटल 75 कोस्ट गार्ड जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया था फॉर द सेफ्टी रीजन। बट मोइजू का बोलना था कि मालदीव के अंदर
कोई भी फॉरेन कंट्री का जो ट्रूप्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय नहीं हो सकते। अगर हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो मालदीव के अंदर इंडियन नेवी जो यहाँ पर टोटल 75 कोस्ट गार्ड को यहाँ पर डिप्लॉय किया है, पहले हम उनको बाहर निकालेंगे। तो अभी COP28 का जो समिट हुआ था, COP28 समिट के दौरान मालदीव के प्रेसिडेंट मुइजू जो है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ यहाँ पर मीटिंग किए थे, और उस मीटिंग में उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मालदीव के अंदर टोटल जो 75 यहाँ पर इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो यहाँ पर डिप्लॉय हुए हैं उनको वो वापस बुला लेने के लिए। और मोदी जी जो है यहाँ पर मालदीव के प्रेसिडेंट की जो बात है वो यहाँ पर मान ली है, और इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्द मालदीव के अंदर से आपने जो 75 कोस्ट गार्ड यहाँ पर डिप्लॉय किए थे उसको वापस बुला लिया जाएगा। ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज, साइक्लोन मिचांग टू मेक लैंडफॉल इन तमिलनाडु। अगर हम कोई भी साइक्लोन की बात करें तो आपको 3 चीज़ याद रखना है। फर्स्ट थिंग, ये जो साइक्लोन का नाम जो है वो कौन सा कंट्री दिया है। दिस साइक्लोन मिचांग नेम गिवन बाय म्यांमार। तो फर्स्ट थिंग इज म्यांमार। सेकेंड, ये जो साइक्लोन मिचांग है वो कहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है, तमिलनाडु में। सेकेंड थिंग इज तमिलनाडु। थर्ड थिंग इज ये जो साइक्लोन है वो कहाँ पर फॉर्म हुआ है। दिस इज फॉर्म ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। तो आपको ये 3 चीज साइक्लोन मिचांग के बारे में आपको जानना है। फर्स्ट वन इज दिस साइक्लोन मिचांग इज नेम्ड बाय म्यांमार कंट्री, and second thing this cyclone Michaung is going to be landfall on Tamil Nadu, and third thing this cyclone is intensify over southwest of Bay of Bengal, and the last one जो यहाँ पर आपको याद रखना है कि this cyclone Michaung meaning is strength and resilience। आपके एग्जाम में यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया कि साइक्लोन मिचांग जो है उसका मीनिंग क्या है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि द साइक्लोन मिचांग नेम मीन्स स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। देन द नेक्स्ट न्यूज, रवि गुप्ता अपॉइंटेड द न्यू डीजीपी ऑफ तेलंगाना। अब देखिए न्यूज क्या है पहले। अंजनी कुमार was suspended by ECI, that means Election Commission of India, after he met TPCC chief at his residence even as counting of votes was on and election code of conduct was in force। अब देखिए पूरा न्यूज क्या है। कल तेलंगाना के अंदर जब वोट का काउंटिंग चल रहा था, उस काउंटिंग के दौरान स्टेट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि हमेशा जब भी एक स्टेट के अंदर काउंटिंग वोट का काउंटिंग चल रहा होगा उस टाइम स्टेट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। दैट मीन्स उस टाइम स्टेट के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी है उनका काम है कि वोट का जो काउंटिंग चल रहा है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए। बट यहाँ पर अंजनी कुमार जो डीजीपी थे वो यहाँ पर क्या कि कोड ऑफ कंडक्ट जो यहाँ पर स्टेट के अंदर लागू था उसको वायलेट करके वो टीपीसीसी के जो चीफ है उनको मिलने के लिए उनके घर चले गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ईसीआई के द्वारा जो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था स्टेट के अंदर, वो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किसने किया, अंजनी कुमार जो डीजीपी थे। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई ही वाज गॉट सस्पेंडेड। देन आफ्टर ही गॉट सस्पेंडेड, आवर आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी अंजनी कुमार, द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट इशू order appointing Ravi Gupta as the Director General of Police for the state. So now Ravi Gupta is going to replace Anjani Kumar and become the new DGP of Telangana. अगर हम रवि गुप्ता के बारे में यहाँ पर बात करें तो he was an IPS officer of 1990 batch. Mr. Gupta took charges as the Director General of Anti-Corruption Bureau (ACB) in 2022 December and also held the additional charge of Director General Vigilance and Enforcement. ठीक है। Then the next news, India's power consumption grows 8.5% to 119 billion units in November. तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो पावर कंजम्पशन है वो 8.5% इंक्रीज किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। अगर हम यहाँ पर 3 साल का डाटा लेंगे 2021, 2022 और 2023 में, तो 2021 में इंडिया के अंदर टोटल पावर कंजम्पशन जो था वो आपका 99.32 बिलियन यूनिट्स था। Then in 2022 it increases to 110.25 billion units and in 2023 it increases to 119.64 billion units। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें 2022 और 2023 के अंदर तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल 8.5% का जो एनर्जी कंजप्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज किया है इन 2023 टू कंपैरिजन विथ 2022। The country's power consumption grew nearly 8.5% to 119.64 billion units in November, showing a surge in electricity demand due to festive and increased
economic activities. In the year ago period, power consumption stood at 110.25 billion units, higher than 19.32 billion units recorded in November 2021 according to the government data. ठीक है, आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि in 2023 it increases to 8.5% and reaches to 119.64 billion unit. Okay. Then the next news, what RBI is saying that all India house price index moderates to 3.4% in Q2 financial year 24. This is actually not Q2, this is actually Q3. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि तो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स HPI मॉडरेट टू 3.4% इन द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023-24 फ्रॉम 4.5% इन द ईयर एगो पीरियड। पहले हमको यहाँ पर ये समझना होगा कि हाउस प्राइस इंडेक्स HPI जो है वो क्या है। HPI measures the changes in the price of the residential housing. एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर 2022 में एक 2 BHK अपार्टमेंट का प्राइस यहाँ पर 20,000 था और 2023 में सेम 2 BHK अपार्टमेंट का प्राइस अगर यहाँ पर 22,000 हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं टोटल एक साल के अंदर 2,000 रेंट जो है वो यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है। ये जो 2,000 रुपीज़ यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है उसको हम बोलते हैं हाउस प्राइस इंडेक्स। That means this HPI measures the changes in the price of the residential housing. यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि 2021 से लेके 2022 और 2022 से लेके 2023, 2022 से लेके 2023 के बीच में HPI जो है वो 3.4% रहा है, बट इन 2021 से लेके 2022 के बीच में HPI जो था वो आपका 4.5% था। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 2021 से लेके 2022 के बीच में HPI का जो परसेंटेज रेट था वो यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई था इन कंपैरिजन टू 2022 से 2023 के बीच में जो HPI 3.4% अभी है। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट, द RBI रिलीजेस HPI बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन लेवल डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज इन 10 मेजर सिटीज। जो ये जो HPI का जो यहाँ पर डाटा रिलीज किया गया है वो 10 मेजर सिटीज के ऊपर डाटा कलेक्ट करके ये इंडेक्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। देन the next news, highest cases of sexual violence make Delhi most unsafe for women. अब देखिए करेंटली जो NCRB का जो रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज हुआ था उस रिपोर्ट में 3 चीज़ निकल के आया है। फर्स्ट थिंग, दिल्ली के अंदर अगर हम कंपेरिजन करें इंडिया के 19 मेट्रोपॉलिटन सिटी को तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो यहाँ पर फाइल हुआ है अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कंजिक्यूटिव 3 साल से दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो यहाँ पर फाइल होता है। कौन सा केसेस? सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर जो केसेस है वो सबसे ज़्यादा रजिस्टर होता है दिल्ली के अंदर। थर्ड थिंग इज, दिल्ली के अंदर यहाँ पर ये चीज़ बोला जाता है कि पर डे यहाँ पर 3 रेप केसेस जो होता है 3 रेप केसेस यहाँ पर फाइल होता है दिल्ली के अंदर। पहले रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। सिटी रजिस्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट वुमेन एमंग 19 metropolitan city for third consecutive year. At least 3 cases of rape registered every day in 2022. NCRB report. Okay. The Crime in India report released on Sunday revealed that the city recorded 14,158 incidents of crime against women in 2022. You have to remember this number, 14,152, the highest number among the 19 metropolitan city for the third consecutive year, with about 186.9 crimes reported for every 1 lakh population. 1 lakh population. सेकेंड पॉइंट में से हमको 2 चीज़ याद रखना है। टोटल क्या है? 2022 में टोटल 14,158 केस दिल्ली के अंदर रजिस्टर हुए थे। सेकेंड थिंग, दिल्ली के अंदर पर 1 लाख पॉपुलेशन में यहाँ पर टोटल 187 क्राइम जो है वो यहाँ पर रिपोर्टेड होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दिल्ली के अंदर टोटल पर 1 लाख पॉपुलेशन में 187 क्राइम्स यहाँ पर होता है। ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट ADR रिपोर्ट इज सेइंग दैट समाजवादी पार्टी रिचेस्ट एमंग ऑल द रीजनल पार्टी फॉलोड बाय द भारत राष्ट्र समिति। देखिए भारत राष्ट्र समिति मतलब यहाँ पर क्या हो गया? BRS, एंड दिस BRS इज बिलोंग्स टू तेलंगाना। ADR का जो रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट बोल रहा है कि इंडिया के अंदर टोटल जितने भी रीजनल पार्टी, उन रीजनल पार्टी में से समाजवादी पार्टी जो है उसके पास ज़्यादा एसेट्स हैं, फॉलोड बाय द BRS जो है वो सेकेंड पोजीशन में है। समाजवादी पार्टी बिलोंग्स टू द UP। अब देखिए यहाँ पर ADR का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर
जो टोटल 10 रीजनल्स पार्टी हैं, अगर वो 10 रीजनल्स पार्टी का एसेट्स की बात करें तो 2020 और 21 में उनका जो एसेट्स था वो था आपका 1951 करोड़ रुपीस। इन 2021 और 22 में इट इंक्रीजेस टू 2909 करोड़ रुपीस। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इन 2021 और 22 के साथ अगर 2020 और 21 को अगर कंपेयर करें तो हम अभी यहाँ पर ये बोलेंगे कि इंडिया के अंदर 10 रीजनल्स पार्टी का टोटल एसेट्स यहाँ पर एक साल के अंदर टोटल 48.48% जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। The top 10 regional party of the country declared assets amounting to 1959.351 crore during 2020-21, which increased by 48.48% to 2909.186 crore in 2021 and 22. According to a report by the Association for Democratic Reforms ADR, ADR का जो फुल फॉर्म है वो है आपका Association for Democratic Reforms. Then the next point is, during 2020-21, the highest asset were declared by the Samajwadi Party was 561.46 crore, which increased 1.3% to 568.369 crore during 2021 and 22. हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 2021 और 22 में समाजवादी पार्टी का जो एसेट्स है वो अभी 568.369 करोड़ रुपीज़ है, और 2020 और 21 में इसका जो एसेट्स था वो था 561.46 करोड़ रुपीज़। तो टोटल 1.23% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। हम अगर भारत राष्ट्र समिति BRS की बात करें तो 2021 और 22 में इसके एसेट्स जो है वो यहाँ पर 512.2 करोड़ रुपीज़ है, और 2020 एंड 21 में BRS पार्टी का जो एसेट्स था वो था आपका 319.55 करोड़ रुपीज़। तो हमको यहाँ पर देखने से एक चीज़ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी का अगर 1.23% एसेट इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम BRS पार्टी की अगर बात करें तो लगभग BRS पार्टी का जो एसेट्स है वो लगभग 25% के आसपास यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज, आफ्टर कोविड ब्रेक द सेंटर अप्रूव्स 4th फेज रोल आउट ऑफ GN स्कीम। पहले हम देखते हैं कि GN स्कीम है क्या। GN स्कीम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। पहले हम देखते हैं कि GN स्कीम जो है वो यहाँ पर लॉन्च हुआ था 2015 में। अकॉर्डिंग टू दिस GN स्कीम, इंडिया के बाहर जो फॉरेन में जो यूनिवर्सिटीज़ है उस यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को हायर करके इंडिया के अंदर लाया जाता है, और इंडिया के अंदर जो IIT है उन IIT के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो प्रोफेसर इंडिया के अंदर आते हैं वो टेम्पररी 1 मंथ 2 मंथ और 15 डेज के लिए आते हैं गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से, और IIT के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड करके फिर से वो चले जाते हैं। बट दिस ईयर जो GN स्कीम का 4th फेज यहाँ पर रोल आउट हुआ है, इसके तहत पहले क्या होता था, बाहर के कंट्री में से प्रोफेसर आके ओनली IIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड करके जाते थे। बट इन द 4th फेज ऑफ रोल आउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया है कि अभी जो बाहर के कंट्री में से जो प्रोफेसर इंडिया के अंदर आएंगे एज ए गेस्ट फैकल्टी, वो ओनली IIT के अंदर स्टूडेंट को टीचिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो NIT भी हो जाए और स्टेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उस स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी जाके स्टूडेंट को जो है वो टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते थोड़ा। 8 years आफ्टर इट्स इंसेप्शन, अब मैं बोला था कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इट्स ब्रीफ डिसकंटिन्यूएशन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, कोविड के टाइम में ये जो प्रोग्राम है इसको बंद कर दिया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज गियरिंग अप टू रीस्टार्ट द 4th फेज ऑफ द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क GN। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पेड प्रोजेक्ट टू rope in eminent scholars from across the world to teach at Indian universities. Okay, then the next point, the central government has spent at least 126 crore rupees in payment to support foreign faculties travel and honorarium since the inception of GN। अभी तक 126 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसके ऊपर खर्चा कर चुका है। ईच फॉरेन फैकल्टी मेंबर इज ए पेड लेविश सम ऑफ $8,000, अराउंड 7 लाख रुपीज़ उनको पेमेंट किया जाता है फॉर ए वीक ऑफ टीचिंग। एक हफ्ते पढ़ाने के लिए उनको 7 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। एंड $12,000 इक्विवेलेंट टू 12 लाख फॉर कंडक्टिंग ए 2 week कोर्स। अगर वो 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर पढ़ाएंगे तो उनको यहाँ पर टोटल 12 लाख पर फैकल्टी के हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाता है। एज मेनी एज 173 academians have taught the 1 week courses while 553 experts have held 2 week courses। अब देखिए टोटल यहाँ पर जितने भी फैकल्टी इंडिया के अंदर आए हैं या तो वो 1 week के लिए स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, नहीं तो 2 weeks के लिए पढ़ाते हैं। अगर आप 1 week के लिए स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर अराउंड 7 लाख रुपीज़ जो वो यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 2 weeks के लिए पढ़ाएंगे तो आपको लगभग यहाँ पर 12 लाख रुपीज़
मिलेगा। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ टोटल 1073 प्रोफेसर जो है वो यहाँ पर 1 वीक के लिए आईआईटी के अंदर टीचिंग प्रोवाइड किए हैं, और टोटल 553 ऐसे प्रोफेसर है जो यहाँ पर आईआईटी के अंदर 2 वीक्स के लिए यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड करके गए हैं। ठीक है, देन so that's it for our today's current affairs session. So now let's start today's current affairs quiz test. For the first question is, which technology has been introduced by the Indian Railway to prevent accidents caused by the elephant in railway tracks? The correct answer is B, गजराज सुरक्षा। नाम एलिफेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि गजराज सुरक्षा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इंडियन रेलवे से इंट्रोड्यूस ए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड गजराज सुरक्षा टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय द एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक। तो अभी थोड़ा गजराज सुरक्षा जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पर आपका रेलवे का ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के दोनों साइड यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल है वो यहाँ पर प्लेस किया जाएगा, और रेलवे ट्रैक के पास यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर एल्गोरिथम बेस एक कंट्रोलर होगा। अगर कोई एलिफेंट यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर को टच करेगा तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा तो इस डायरेक्शन से जो भी ट्रेन आ रहा होगा वो ट्रेन अपने आप यहाँ पर स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इट यूजेस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम एंड ए नेटवर्क ऑफ सेंसिटिव ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टू डिटेक्ट द एलिफेंट्स कमिंग क्लोज टू द रेलवे ट्रैक। और ये जो गजरा सुरक्षा जो टेक्नोलॉजी है वो पहले वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, केरल और छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के स्टेट में इसको यहाँ पर पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द COP28 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? 3 दिन से एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि COP28 समिट जो इस साल कहाँ पर हुआ था? दुबई के अंदर। स्टार्ट कब हुआ था? नवंबर 30। कितना दिन तक चला? 3 दिन तक चला। ओके, 3 days। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी ईयर? नागालैंड, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय। द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड के अंदर ये हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है वो यहाँ पर हर साल ऑर्गेनाइज होता है। कब होता है? 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर यहाँ पर नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 और द 24th एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल है स्टार्टेड एट नागा हेरिटेज विलेज किस्मा। द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज फॉर दिस ईयर एडिशन आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस जर्मन प्लस कोलंबिया प्लस इंडिया के अंदर से ओनली आसाम स्टेट जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है उसका पार्टिसिपेट है यूएसए, जर्मन, कोलंबिया और इंडिया के अंदर एक ही स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है वो है आसाम। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 10 December in the northeastern Indian state of Nagaland. Then the next question, where was the Indian International Trade Fair organized? Answer is option A, New Delhi। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड को हम बोलते हैं IITF। IITF स्टैंड्स फॉर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। अब मुझे बताइए ये स्टार्ट कब हुआ था आपका? 14 नवंबर को। 14 नवंबर 2023 को। जब भी हम जीके की पर्सन यहाँ पर क्विज टेस्ट करेंगे तो थोड़ा 10-12 दिन पहले का जो अगर न्यूज होगा उसको भी ऊपर भी अगर हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको पास्ट करंट अफेयर जो है वो भी आपको याद रह जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आपको यहाँ पर और एक चीज़ याद रखना है कि जो IITF 2023 यहाँ पर दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था उसका विनर जो था वो यहाँ पर था ओडिशा। ओके, और स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर 2023 को। Then the next question, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the 10,000 जन औषधि केंद्र? ऑप्शन ए उज्जैन, बी वाराणसी, सी देवगढ़ एंड डी इज पटना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पटना। ठीक है, पटना में नरेंद्र मोदी जो है वो 10,000 जन औषधि केंद्र जो था वो यहाँ पर इनॉग्रेट किए थे। कब किए थे? दिसंबर 1 2023 को। Then the next question, which one of the following statement is correct regarding to the Golden Gate Declaration seen in the news recently? पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि गोल्डन गेट डिक्लेरेशन जो होता है वो कौन से कंट्री के बीच में होता है? वो होता है आपका एपेक कंट्री के बीच में।
एपेक कंट्री मतलब एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर जितने भी सारे कंट्रीज होते हैं उन कंट्रीज के बीच में जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि द गोल्डन गेट डिक्लेरेशन वाज एडॉप्टेड एट द 30th एपेक इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। दिस डिक्लेरेशन बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस एपेक वर्क and focuses on the key areas such as resilience, sustainability, re-interconnection, innovation and inclusion। तो इस साल जो एपेक का जो मीटिंग हुआ था वो था आपका 30th मीटिंग हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। सो अभी हम देखते हैं कि गोल्डन गेट डिक्लेरेशन जो हुआ था इस साल, इस गोल्डन गेट डिक्लेरेशन के अंदर 5 जो की फैक्टर है वो क्या है आपका, वो आपको याद रखना है। उसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो गोल्डन गेट डिक्लेरेशन 2023 में आपका जो 5 यहाँ पर मेन पॉइंट है वो आपका था, आपका फर्स्ट वन इज रेजिलेंस, सेकेंड वन इज सस्टेनेबिलिटी, थर्ड वन इज इंटरकनेक्शन, फोर्थ वन इज इनोवेशन एंड फिफ्थ वन इज इंक्लूजन। सो अभी ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, governments and major groups in every area in which human impacts of the environment। so ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर जो गोल्डन गेट डिक्लेरेशन है वो ओनली एपेक कंट्री के बीच में होता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर सारे कंट्रीज आते हैं, ठीक है। देन द सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या दिया देखिए, इट आउटलाइंस द राइट्स दैट एवरी चाइल्ड इज एंटिल्ड टू, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट सेंटेंस। रीजन क्या है देखिए, एपेक कंट्री के बीच में जो गोल्डन गेट डिक्लेरेशन हुआ था, ये जो डिक्लेरेशन है वो ओनली फॉर इकोनॉमिक फोरम। सो एपेक कंट्री के बीच में जितने भी सारे कंट्रीज आते हैं वो सारे कंट्री आपस में यहाँ पर अपने इकोनॉमिक को कैसे यहाँ पर एनहांस करेंगे उसके ऊपर ही ये सबमिट था। तो यहाँ पर ये चिल्ड्रेन के ऊपर कोई सबमिट यहाँ पर नहीं था। देन द नेक्स्ट पॉइंट, इट आउटलाइंस 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एम्ड एट एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज सच एज पॉवर्टी, हंगर, जेंडर इक्वालिटी एंड हेल्थ। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। रीजन क्या है, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन जो था वो ओनली टू एनहांस आवर इकोनॉमिक इन बिटवीन एपेक कंट्रीज। तो यहाँ पर हंगर, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है एपेक कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। द फोर्थ पॉइंट, इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए मोर रेजिलेंट, सस्टेनेबल, इंटरकनेक्टेड, इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव एशिया पैसिफिक रीजन। दिस इज करेक्ट, क्योंकि गोल्डन गेट डिक्लेरेशन का 5 गोल यहाँ पर था। तो 5 गोल क्या है वो, रेजिलेंस, सस्टेनेबिलिटी, इंटरकनेक्शन, इनोवेशन एंड इंक्लूजन। ये 5 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी आप देखिए एसएफ जो है वो यहाँ पर एक ग्रीन फ्यूल है। हम आपको 2 दिन पहले बोले थे एसएफ जो है वो ग्रीन फ्यूल है। एसएफ जो है वो किसको रिप्लेस करने वाला है, जेट फ्यूल को, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू। एकदम सही है, एसएफ जो होता है वो वेस्टेज से ही बनता है। देन द सेकंड पॉइंट, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएफ इज नॉट ए वायबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल जेट फ्यूल बिकॉज इट इज लेस एफिशिएंट। ये एकदम गलत है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जेट फ्यूल है और यहाँ पर आपका एसएफ है। जेट फ्यूल का डेंसिटी जितना है और एसएफ का जो डेंसिटी है वो लगभग सेम है। अगर दोनों का डेंसिटी अगर सेम रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का जो एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर इक्वल रहेंगे। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको दोनों फ्यूल को कंपैरिजन करना है तो पहले आपको ये चीज़ देखना होगा दोनों फ्यूल का डेंसिटी वो क्या है। दोनों फ्यूल का जो डेंसिटी है वो यहाँ पर इक्वल है। अगर दो फ्यूल का डेंसिटी इक्वल होगा तो ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हैं कि दोनों फ्यूल का जो एफिशिएंसी होगा वो भी यहाँ पर इक्वल होगा। दैट मीन्स जेट फ्यूल का एफिशिएंसी जितना है हम ये भी बोल सकते हैं कि एसएफ का जो एफिशिएंसी वो भी यहाँ पर उतना ही होगा। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत है। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज करंट अफेयर सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and press the bell icon so that whenever I am going to upload the next video you will get the sudden notification. So see you in the next morning. तब तक के लिए thank you.